स्वागत है जय भोले कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों मैं अमित सिंह। आज इस वीडियो के माध्यम से जियोग्राफी की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने जियोग्राफी का समान परिचय कराया और समान परिचय के साथ साथ हमने जियोग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी आपको। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी जानकारी हमने जियोग्राफी की पहली क्लास में दे रखी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तारे का जन्म कैसे होता है, तारे क्या हैं, तारे की उत्पत्ति कैसे होती है, जन्म और मृत्यु से संबंधित जो भी जानकारी हैं ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तारे की आयु कैसे ज्ञात करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे और इससे संबंधित जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो आपके तारे होते हैं, तारे एक प्रकार का गैसीय गोला होता है। क्या होता है? गैसीय गोला होते हैं। क्वेश्चन यहीं से एक पहला क्वेश्चन आपका यही बन गया कि तारे क्या हैं, तो तारे एक गैसीय गोला है। क्यों? क्योंकि तारे जो होते हैं ये अपनी ऊष्मा स्वयं बनाते हैं। दोस्तों तारों में क्या होती है कि तारे जो हमने आपको जो पहले लेक्चर में हमने बताया था कि सबसे पहले आपके पूरे ब्रह्मांड में अग्निपिंड हुआ करता था, अचानक उसमें विस्फोट होने की वजह से सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई है वो तारों की हुई है। तो सबसे पहले तारों की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए हम सबसे पहले आपको तारे के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों तारे एक प्रकार के क्या होते हैं, गैसीय गोला होते हैं और ये गैसीय गोला होते हैं। गैसीय गोला होने के साथ साथ ये अपनी ऊर्जा स्वयं बनाते हैं। ये अपनी ऊर्जा स्वयं कैसे बनाते हैं दोस्तों? ये तारों में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा अधिक होती है। तो जब हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है तो वो एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ऐसी अपक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन अपक्रिया। नाभिकीय संलयन अपक्रिया के द्वारा ये तारे जो होते हैं अपनी ऊर्जा स्वयं बनाते हैं। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन अपक्रिया के द्वारा ये तारे ऊर्जा स्वयं बनाते हैं। तो तारे का जो ऊर्जा बनाते हैं ये एक किसके द्वारा बनाते हैं? नाभिकीय संलयन अपक्रिया के द्वारा। ये जो ऊर्जा बनाते हैं दोस्तों तारे, तो तारे जो ऊर्जा बनाते हैं इसके बाद हम जो आयु ज्ञात करते हैं वो उनके रंगों के आधार पर ही हम ज्ञात कर सकते हैं। हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सा तारा युवावस्था में है, कौन सा तारा अब मरने वाला है यानी कि अंतिम अवस्था में आ चुका है, इसकी आयु पूरी हो चुकी है, कैसे हम जानते हैं? तो दोस्तों हम उसके रंगों के आधार पर ही हम उसको जानते हैं कि कौन तारा नया है, कौन तारा पुराना है। तो कैसे जानते हैं दोस्तों? जो तारे का रंग होता है, जो तारे का रंग हम देखते हैं नीचे से, वो आपका जैसे कि अगर तारे का रंग नीला दिखाई देता है तो हम जान जाते हैं कि तारे का निर्माण जो हुआ है वो अभी ही हुआ है, यानी कि ये तारा युवावस्था में है। और जो तारा उससे बाद सफेद, यानी कि तारे का रंग जब जैसे जैसे ठंडा होता है तारा, यानी युवावस्था में होता है, जब तारे का निर्माण होता है तब उसका रंग होता है नीला, और जब तारा ठंडा होता जाता है तब उसका रंग हो जाता है सफेद। कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। और जब तारे का रंग पीला होता है दोस्तों तो उसका रंग हो जाता है कैसा? यानी कि जब पीला होता है तब उस और ही पुराना हो जाता है, उससे ज्यादा जब ठंडा होता है तो उसका रंग हो जाता है लाल। कहने का मतलब है कि तारा जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है तारे का रंग वैसे वैसे बदलता जाता है। पहले जो तारे का रंग होता है वो नीला होता है जन्म के समय, जैसे उसकी आयु बढ़ने लगती है तो वैसे सफेद, फिर पीला, फिर लाल, यानी कि अंतिम अवस्था वो कौन सी होती है? लाल की होती है। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किस तारे में होती है? तो नीले रंग के तारे में। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों जो ऊर्जा का क्रम ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि इनमें से किस रंग की ऊर्जा सबसे अधिक है, तो नीले रंग की ऊर्जा अधिक होती है। हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग एक मोमबत्ती या कैंडल वगैरह जलाते हैं, कैंडल की लौ जहां से निकलती है तो वहां पर एक देखा होगा कि एक नीले आकार की लकीर दिखाई देती है, तो वहां पर ऊर्जा सबसे अधिक होती है। और इसके ऊपर भी देखा होगा तो एक रंग होगा सफेद, ठीक है, इसके ऊपर देखेंगे तो पीले रंग की गोलाकार दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जैसे जैसे हम ऊर्जा आपकी लो ऊपर बढ़ती जाती है वैसे वैसे रंगों में क्या होता है? परिवर्तन आता जाता है। ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे तो लाल, लाल के बाद ऊपर देखेंगे काला कार्बन उड़ता हुआ दिखाई देता है। इससे ये पता चलता है कि एक तरीके से नीचे श्रेणी क्रम में है उसकी ऊर्जा के अनुसार। आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किस रंग में होती है? तो नीले रंग में। कैसे जानते हैं? हम लोग जैसे सबके घरों में रसोई गैस होती है ना,
तो रसोई गैस में क्या होता है, देखा होगा कि रसोई गैस जो होती है वो नीले आकार की लौ निकालती है और गैस से ही सबसे ज्यादा क्या होता है, खाना तैयार बनकर हो जाता है। तो दोस्तों ये एक तरीके से आपको हमने बताया उसकी अवस्था, यानी कि अवस्था कितने प्रकार की होती है, 4 अवस्था, यानी कि नीला, सफेद, पीला और लाल। यानी कि सबसे युवावस्था हो जाती है नीले रंग की, उससे अधिक आयु हो जाती है जिसे हम बोल देते हैं एक तरीके से बाल्यावस्था, वो हो जाएगी सफेद। और उसके बाद एक किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था में आप लोग बोल सकते हैं पीला रंग होता है। इसके बाद जो आपकी प्रौढ़ावस्था आती है वो लाल रंग की हो जाती है। इसके बाद जैसे जैसे लाल रंग का हो जाता है आपका तारा, तो तारा क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता जाता है। ठंडा होने के बाद यही लाल तारा एक तरीके से काले कार्बन में बदल जाता है और धीरे धीरे चल के ये तारे की आयु समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि तारे की जो आयु है हम इस हिसाब से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो तारा होता है दोस्तों, ये तारे का क्रम जब ऐसा होता है नीला, सफेद, पीला और लाल। जब लाल रंग का तारा हो जाता है दोस्तों, तो लाल रंग के तारे में एक तरीके से धीरे धीरे ये ठंडा होता रहता है। ठंडा होता रहता है, ठंडे होने के साथ साथ ये कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन फिर लोहे में परिवर्तित हो जाता है। और अचानक ये जैसे ही ठंडा होता रहता है, अचानक ये संकुचित होने लगता है। संकुचित होने की वजह से इसमें एक तरीके से अचानक विस्फोट होता है दोस्तों। क्या होता है, विस्फोट होता है। विस्फोट होने की वजह से इसमें एक तरीके से ये कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और ये जो विस्फोट होता है इसको कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। क्या बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट। ये सुपरनोवा विस्फोट को सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने देखा था। सुपरनोवा विस्फोट को सबसे पहले किसने देखा था, चंद्रशेखर ने देखा था। कब देखा था, तो दोस्तों 1930 में हमारे वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर। और ये जो आपका सुपरनोवा विस्फोट हुआ, ये तारे के जो मरने के उपरांत जो तारे की विस्फोट होता है उसे बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। वो सबसे पहले चंद्रशेखर ने देखा था, 1930 में देखा। लेकिन इसके बाद इन्होंने और अध्ययन किया और सन 1935 में ये लंदन की एक बैठक में इन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत किया। कौन सी बात को, इस सुपरनोवा विस्फोट के बारे में जानकारी दी और प्रस्तुत की और बताया कि आपके एक तरीके से तारे की जो मृत्यु होती है वो लास्ट में एक तरीके से विस्फोट होने के बाद होती है। और विस्फोट होने के बाद इन्होंने एक तरीके से अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जो विस्फोट होने के बाद ये कई टुकड़ों में विभाजित हो गए, तो इन्होंने एक तरीके से एक सीमा निश्चित की। एक सीमा क्या निश्चित की, 1.4 ms, 1.4 ms की जो सीमा निश्चित की वो किसने निश्चित की, चंद्रशेखर ने। तो इसीलिए दोस्तों पूछा जाता है चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है, तो 1.4 ms के। तो दोस्तों ये जो 1.4 ms इन्होंने सीमा रेखा निश्चित की है, तो इन्होंने बताया कि जो 1.4 से जो जिनका पिंड का द्रव्यमान जो होता है 1.4 से जो कम है, उन पिंडों को इन्होंने नाम दिया जीवाश्म तारा। क्या नाम दिया, जीवाश्म तारा नाम दिया। और जो 1.4 से अधिक वाले पिंड थे उन्हें उन्होंने न्यूट्रॉन तारा का नाम दिया। कौन सा तारा, न्यूट्रॉन तारा का नाम दिया। तो दोस्तों तो आप बता सकते हैं कि 1.4 सीमा का निर्धारण किसने किया, चंद्रशेखर ने किया। 1.4 से कम वाले पिंड को जीवाश्म तारा कहते हैं और तथा 1.4 से अधिक वाले पिंड को इन्होंने न्यूट्रॉन तारा का नाम दिया। किसने दिया, चंद्रशेखर ने। दोस्तों आपको बता दें जो हमारे चंद्रशेखर थे, इन्होंने जो 1.4 से अधिक जो न्यूट्रॉन तारे का नाम न्यूट्रॉन तारा क्यों रखा, क्योंकि दोस्तों ये तारा एक तरीके से जिस समय विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद इतनी तेजी से घूमने लगता है। घूमने के साथ साथ क्या होते हैं, इसके जो पिंड होता है, पिंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तेजी कक्षा से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने के कारण वहां पर पिंड में केवल न्यूट्रॉन ही बचता है। तो न्यूट्रॉन जब बचने के कारण इसीलिए उसे बोला गया न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारे को ही दोस्तों हम बोलते हैं पल्सर तारा। क्या बोलते हैं, पल्सर तारा। तो दोस्तों न्यूट्रॉन तारे के दो नाम हैं, एक तो न्यूट्रॉन तारा और एक पल्सर तारा। और दूसरा जो 1.4 से कम है उसको बोला गया जीवाश्म तारा। क्या बोला गया, जीवाश्म तारा बोला गया। दोस्तों ये जीवाश्म तारा जो होता है इसमें एक तरीके से एक छोटा कम होता है। तो इसमें आपके धीरे धीरे क्या होता है, ये लोहे में कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और धीरे धीरे संकुचित होकर छोटा सा आकार का बन जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसे बोलते हैं कृष्ण छिद्र के नाम से भी जानते हैं। और इसे सबसे पहले आपके जो वैज्ञानिक थे जॉन व्हीलर ने देखा था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक होल, ब्लैक होल इसी को बोला गया है, जब ये ठंडा हो जाता है तो ब्लैक होल बोलता है। तो ये ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, जॉन व्हीलर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपके तरीके से विस्फोट के बाद की घटना है, मृत्यु के बाद की घटना है। दोस्तों आपको हम बता दें कि जो हमने ये आपकी बताई कि नीला, सफेद, पीला और लाल, ये सारा
जो समय लगता है नीले से लाल तक आने में जो समय लगता है, कहने का मतलब है तारे की जो आयु होती है वो कितनी निश्चित की गई है, 10 मिलियन वर्ष। कितनी निश्चित की गई है, 10 मिलियन वर्ष। यानी कि तारे के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना समय लगता है वो कितना है, 10 मिलियन वर्ष होता है। दोस्तों और भी बताएं हम कि तारों में जो मंडलों की संख्या है, यानी कि हमारे आकाशगंगा में कई सारे तारामंडल हैं, लेकिन हमारे जो आकाशगंगा में तारामंडलों की संख्या कितनी बताई गई है, 88 या 89, यानी 88 या 89। और जिनमें से जो प्रमुख है दोस्तों वो कौन से हैं, सप्तऋषि, ध्रुव तारा। सप्तऋषि या ध्रुव तारा जो है ये तारामंडलों में सबसे प्रमुख की गणना में आते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों तारे की जन्म से मृत्यु से तक की हमने जो जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की, इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करें। दोस्तों तारे का जन्म एवं मृत्यु के बारे में सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि आपका तारा जो होता है गैसीय गोला होता है, और तारे में ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो नाभिकीय संलयन अपक्रिया के द्वारा। इस नाभिकीय संलयन अपक्रिया में कौन सी क्रिया होती है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना, जिसके कारण तारों में एक तरीके से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके बाद हमने आपको बताया कि तारों में जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसमें कौन सा रंग होता है, किसके द्वारा हम एक तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा तारा पुराना है कौन सा नया। तो दोस्तों हम बता सकते हैं तारे की आयु जो होती है वो हम रंगों के आधार पर निर्धारित करते हैं। वो रंग कौन कौन से होते हैं, नीला, सफेद, पीला और लाल। नीला, सफेद, पीला और लाल, इन रंगों के आधार पर हम तारे की आयु निश्चित कर देते हैं। और तारे की आयु जो निश्चित की है वो कितनी निश्चित की हुई है, 10 मिलियन वर्ष। यानी एक तारे की आयु जो होती है टोटल वो 10 मिलियन वर्ष निश्चित की है। दोस्तों हमने बताया कि जब ये एक तरीके से इसकी मृत्यु अवस्था में आ जाता है, जब लाल तारा बन जाता है, लाल तारे जब कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, संकुचित होकर इसमें विस्फोट होता है। उस विस्फोट को सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने देखा था। किसने देखा था, चंद्रशेखर ने देखा था। चंद्रशेखर ने जब देखने के बाद उसको कौन से विस्फोट के नाम से जाना गया, सुपरनोवा विस्फोट। कौन सा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट को सबसे पहले चंद्रशेखर ने देखा था। और इन्होंने एक मान निश्चित किया 1.4 ms। 1.4 ms निश्चित करने के बाद इन्होंने बताया कि जो पिंड 1.4 से कम है उनको इन्होंने नाम रखा क्या, जीवाश्म पिंड या जीवाश्म तारा। और जिस पिंड को 1.4 ms से अधिक वाले पिंड को उन्होंने क्या रखा, न्यूट्रॉन तारा नाम रखा। और न्यूट्रॉन तारा को दोस्तों हम क्या जानते हैं, पल्सर तारा के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो आपका जीवाश्म तारा है, जीवाश्म तारा जब ठंडा हो जाता है तो ये एक तरीके से कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन में परिवर्तित होने के बाद ये संकुचित होने लगता है और इतना संकुचित हो जाता है कि जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसे हम ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र तारे के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ब्लैक होल का जो प्रतिपादन इसे सबसे पहले किसने किया था, तो जॉन व्हीलर ने किया था। तो क्वेश्चन आता है ब्लैक होल का प्रतिपादन आपके वैज्ञानिक किसने, जॉन व्हीलर के द्वारा किया गया है। ठीक है। इसके बाद हमने बताया कि आपके तारामंडलों की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है, 88 या 89। तारामंडलों की संख्या कितनी निश्चित है, या हमारे आकाशगंगा में तारामंडलों की संख्या कितनी है, 88 या 89। ठीक है, जो भी ऑप्शन में है वही लगाना है। इसके बाद जो हमने बताया कि जो इनमें से जो तारामंडल हैं, इनमें से प्रमुख तारामंडल कौन से हैं, वो है सप्तऋषि व ध्रुव तारा। कौन से, सप्तऋषि व ध्रुव तारा हमारे आकाशगंगा के तारामंडलों में से सबसे प्रमुख तारामंडल कहे जाते हैं। तो दोस्तों तो ये हमने तारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों हम बता दें कि आपके पृथ्वी से जो हमें पृथ्वी में ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारा एक तारा सूर्य है। उस सूर्य के द्वारा हमारी पृथ्वी में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो सूर्य की बात की तो सूर्य भी आपका एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। जो हमने जानकारी आपके इन तारों के बारे में दी है वो जानकारी आपके सूर्य के बारे में भी होती है, क्योंकि सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य उपग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। तो सूर्य एक तारा है। तो दोस्तों जो जिस तरीके से तारों में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन अपक्रिया के द्वारा। तो सूर्य में भी ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन अपक्रिया के द्वारा। और जो एक तरीके से नाभिकीय संलयन अपक्रिया कैसे प्राप्त होती है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। दोस्तों आपको बता दें जो आपका सूरज होता है, इस सूरज में जो भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। दोस्तों जब हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होता है, जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तो हमने बताया था कि एक तरीके से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो ऊर्जा जब निकलती है अचानक तेजी से, जब कई
सारे हाइड्रोजन एक साथ ही मिलकर हीलियम में परिवर्तित होते हैं तो वो क्या होते हैं, अचानक वहाँ पर बहुत तेजी से ऊर्जा निकलती है। तो वहाँ से जहाँ से बहुत तेजी से ऊर्जा निकलती है तो उस ऊर्जा को बोलते हैं सौर ज्वाला। क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला बोलते हैं। और वो ऊर्जा जहाँ से निकलती है वहाँ पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। इन काले धब्बों को बोलते हैं कलंक धब्बा। क्या बोलते हैं? कलंक धब्बा। और जब ये ऊर्जा वहां से निकल जाती है तो इस कलंक धब्बे में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस आपके कलंक धब्बे के पास होता है। तो 3 टेम्परेचर हमने सूर्य के बारे में बताए हैं। एक तो कलंक धब्बा, ये जहां से सौर ज्वाला निकलती है वहां पर टेम्परेचर कितना बचता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। केंद्र पर टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य का टेम्परेचर, जो कोरोना का टेम्परेचर होता है, वही माना गया है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये एक तरीके टेम्परेचर से संबंधित जानकारी थी। और एक तरीके से काले धब्बों को क्या कहा जाता है? कलंक धब्बा कहा जाता है। वहां का टेम्परेचर 1500 डिग्री होता है। ठीक है। और जो भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम बता दें कि कलंक धब्बा से जो सौर ज्वाला निकलती हैं वो हमें पृथ्वी पर 2 स्थानों पर देखने को मिलती है। एक तो उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव पर। दोस्तों तो ये इतनी तेजी से किरणें निकलती हैं जो हमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देती हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों सूर्य का जो व्यास होता है वो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। और सूर्य का जो आयतन है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना है। सूर्य का आयतन कितना है? सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना है। और सूर्य का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। सूर्य का द्रव्यमान है जो पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। और सूर्य की जो आयु है वो कितनी है? 5 मिलियन है। यानी कि कहने का मतलब अभी हमने बताया तारे की आयु कितनी है? 10 मिलियन वर्ष। लेकिन सूरज की आयु कितनी बची है? सूरज की आयु 5 मिलियन वर्ष बची है। कहने का मतलब ये है कि 5 मिलियन वर्ष सूर्य क्या है? पुराना हो चुका है। और इसकी आयु अब कितनी बची है? 5 मिलियन वर्ष बची है। और सूर्य से पृथ्वी तक की, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है पृथ्वी तक, तो इसे आने में, सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। या तो हम बोल सकते हैं 500 सेकेंड। दोस्तों आपके सूर्य से प्रकाश की जो चाल होती है, सूर्य के प्रकाश की चाल वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों तो ये थे आपके एक तरीके से सूर्य से संबंधित जानकारी। इससे बहुत भी संबंधित जानकारी होती है, जैसे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे उपसौर कहते हैं। और अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। इनकी जो दूरी न्यूनतम होती है वो कितनी होती है? 14.70। और अधिकतम दूरी जो होती है वो 15.210 होती है। दोस्तों सूर्य और पृथ्वी का जो के मध्य जो औसत दूरी है वो कितनी निश्चित की गई है? वो बताई गई है 14.98 किलोमीटर, 14.98 किलोमीटर। तो दोस्तों ये तो किलोमीटर से संबंधित जो दूरी है इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसकी कब सूर्य ग्रहण होता है, कब चंद्र ग्रहण होता है, कब उपसौर की घटना घटती है, कब अपसौर की घटना घटती है, इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो भी जानकारी प्राप्त की केवल तारे की बेस से ही हमने सूर्य के बारे में आपको परिचय कराया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।